बच्चों, वेलकम बैक टू सिंपली बाय वेसर। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन और पहुंच गए हैं पार्ट 5, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मेन मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल किंगडम। ओके, तो ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और 3 मेन नाइट्रोजन वेस्ट जनरली एनिमल का बॉडी तैयार करता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द वे द बॉडी कैन रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो उसके हिसाब से ही डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन को डिफाइन किया गया है, यानी कि the excretion mode depends upon which type of nitrogen waste is generally removed by a particular what animal type. Okay, तो फिर से एक ऐसी हम एक समराइज कर लेते हैं पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है कि जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, दे आर द मॉलिक्यूल्स जिसको बॉडी यूटिलाइज करता है फॉर बोथ एनाबॉलिक पर्पस एज वेल एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। उसमें जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, व्हेन द बॉडी यूजेस देम, तो अल्टीमेट उसमें जो नाइट्रोजन वाला पार्ट होता है, तो प्रोटीन को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। तो प्रोटीन जो एक्सेस प्रोटीन होते हैं, ओके, या अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फैट की कमी होगी तब भी प्रोटीन को यूज किया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो उसके लिए प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड जो उसके सब यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर अमीनो एसिड में से अमाइन ग्रुप निकाला जाता है, NH2 ग्रुप को निकाल देते हैं, अमाइनो ग्रुप को निकाल देते हैं। साइमल्टेनियसली न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लिक एसिड के ब्रेक डाउन, जैसे एक्सेस डीएनए आरएनए या सेल जब डैमेज हो गया, डीएनए आरएनए में से अल्टीमेटली उसके न्यूक्लियोटाइड में से नाइट्रोजनस बेसिस, तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड आरएनए के पास यूरासिल होता है। तो इनके भी जब ब्रेक डाउन किया जाता है, ओके, तो उसका भी अमाइन ग्रुप निकाल दिया जाता है। ओके, और इस अमाइन ग्रुप से सबसे पहले तैयार होता है अमोनिया। तो अमोनिया को बोल सकते हैं इट इज अ फंडामेंटल, यू कैन सी व्हाट, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, तो अमोनिया निकाल दिया जाता है, अमोनिया तैयार होता है एक्चुअली। ओके, और अगर एनिमल के पास सफिशिएंट वाटर है तो अमोनिया को इमीडिएटली उसको रिमूव कर देगा, उसको रिमूव कर देते हैं इमीडिएटली। अमोनिया अगर तैयार हो गया तो उसको इमीडिएटली रिमूव करना है, इमीडिएटली रिमूव करना है, इमीडिएटली रिमूव करना है। और ऐसे प्रोसेस को जिसमें एनिमल अमोनिया प्रोड्यूस होने के साथ साथ उसको निकाल देता है, इस मोड को, इस मेथड को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ओके, अमोनोटेलिज्म कहते हैं। तो नेचुरली, ओके, जिन एनिमल्स, जो एनिमल जनी पानी में रहता है, जैसे मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, ओके, जो आपको दिख रहा है, तो मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स हो गए इंक्लूडिंग मेनी फिशेस। ओके, स्पेशली यू कैन सी बोनी फिशेस जो होते हैं, बोनी फिशेस, वो अपने नाइट्रोजन वेस्ट को मेनली अमोनिया के रूप में निकाल देते हैं। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, या जो यू कैन सी सम फिशेस हैं, वो अमोनिया को निकाल नहीं पाते, स्पेशली मराइन इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? तो फिर लैंड एनिमल्स, जनरली लैंड एनिमल आर सम ऑफ द अदर, यू कैन सी व्हाट, एक्वाटिक एनिमल्स, अपने अमोनिया को, अमोनिया तो बनेगा ही, अमोनिया बनेगा ही, पहले स्टेप में अमोनिया को बनाना ही है, लेकिन अमोनिया को फिर वो क्या करते हैं, यूरिया नहीं तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि बॉडी के पास यूरिया निकालने का मैकेनिज्म है या यूरिक एसिड को निकालने का मैकेनिज्म है, और ये इस पे डिपेंड करता है कि बॉडी कितना वाटर लूज करता है। तो जनरली ज्यादा करके एनिमल जो लैंड एनिमल्स, जैसे मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, शार्क, या आपका देखिए आपका कार्टिलेजियनस फिश है, और सम बोनी फिशेस, ओके, जो मराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, और उसके लिए अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना पड़ता है। और यूरिया को अगर बॉडी निकाल देता है बॉडी से, ओके, यानी कि द मेन वेस्ट जो है अभी यूरिया होगा, और यूरिया को अगर एलिमिनेट किया जाता है तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं यूरियोटेलिज्म। तो सेकंड मोड जो है वो है यूरियोटेलिज्म, यानी कि फर्स्ट मोड जो है वो है अमोनोटेलिज्म। अगर अमोनोटेलिज्म इज नॉट पॉसिबल, तब आपको यूरियोटेलिज्म करना पड़ेगा। ओके, ओके, और ये तब करते हैं जब एनिमल जो है सफिशिएंट वाटर को या तो ऑब्टेन नहीं कर सकता है, या तो वो सफिशिएंट वाटर को लूज नहीं कर सकता। ओके, फिर अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली यूरिया जो है उसको निकाल नहीं पाते, या दे डोंट वांट टू लूज वाटर फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो उसमें नेचुरली वी हैव गॉट बर्ड्स,
यू गॉट मेनी इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट्स मतलब ऑल इंसेक्ट्स, मेनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स। तो लोग क्या करते हैं, वो यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टेप में वापस यूरिया के साथ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाता है, ओके, और यूरिक एसिड बन जाता है, ओके। तो ये जो पाथवे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई एक्चुअली होता है कैसे है, ओके। और तब यूरिक एसिड को निकाल दिया जाता है। और यूरिक एसिड के साथ फायदा ये है बच्चों कि यूरिक एसिड को बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए दोज एनिमल जिनको पानी सेव करना है, वाटर को कंजर्व करना है, वो यूरिक एसिड को बॉडी से निकाल देते हैं। इसके लिए इस मैकेनिज्म को कहेंगे यूरिकोटेलिज्म, यानी कि तीसरा जो मोड एनिमल्स में पाया जाता है वो है यूरिक एसिड के रूप में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल देना। So that's why fundamentally you can see we got 3 types of animals based on उनका मेन नाइट्रोजन वेस्ट किस रूप में निकल रहा है। We got अमोनिया, ओके, यानी कि अमोनिया इज द प्राइम वेस्ट, फिर आपके पास यूरिया, और फिर आपका यूरिक एसिड। जैसे ह्यूमन की अगर बात करेंगे, देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिया, ह्यूमन का जो मेन फंडामेंटल वेस्ट है वो यूरिया है, लेकिन थोड़ा सा यूरिक एसिड भी हमारे बॉडी में तैयार होता है और थोड़ा सा अमोनिया भी तैयार होता है, ओके। लेकिन अमोनिया डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं थ्रू, यू कैन सी लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, और उसको या तो यूरिन में भी थोड़ा डिजोल्व कर देते हैं। लेकिन जो मेन वेस्ट है हमारा ह्यूमन का वो है आपका यूरिया। तो दैट्स वाई ह्यूमन, ओके, बीइंग मैमल, तो ह्यूमंस जो है वो यूरिया के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर भाई ये कैसे, क्योंकि यूरिन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, सबसे मेजर कंपोनेंट जो है वो है यूरिया, ओके। उसमें यूरिया होता है, जैसे वी आर ऑल्सो यूरियोटेलिक, ओके। और जो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से यूरिया को बॉडी से निकाला जाता है उसको यूरियोटेलिज्म कहते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली हमने मेन मोड, जो 3 मेन मोड्स है, वो डिपेंड करता है कि मेन नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी में किस फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है या एक्सक्रीट किया जा रहा है। दूसरे भी है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ओके। इसके अलावा तो कुछ एक्सेप्शनल एनिमल्स क्या करते हैं इसके अलावा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कुछ एनिमल्स जो है ग्वानिन के रूप में अपने नाइट्रोजन बेस को निकालते हैं, कुछ डायरेक्टली अमीनो एसिड। अभी यहाँ पे देखिए, अभी एक्चुअली प्रोटीन और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अमाइन ग्रुप निकाला जाता है। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्रोटीन से जो अमीनो एसिड तैयार हुआ है ब्रेकडाउन प्रोसेस में, उस अमीनो एसिड को ही डायरेक्टली निकाल देते हैं, तो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ओके। तो इस तरह अलग अलग एनिमल्स में नेचुरली थोड़े से मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं, ओके। और कुछ केस में अमोनिया से यूरिया बनने के टाइम पे जो इंटरमीडिएट बनता है, या यूरिया से यूरिक एसिड बनने के टाइम पे जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे एक है जैंथिन, ओके। यूरिया से यूरिक एसिड बनने के टाइम पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको जैंथिन कहते हैं, तो वो यूरिक एसिड के साथ साथ जैंथिन को भी रिमूव कर देते हैं, ओके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए अभी एक एक मैकेनिज्म को, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उसको देखेंगे। पहला देखेंगे अमोनोटेलिज्म, सिंपली द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ओके। चलो पहले एकदम जो फंडामेंटल, यू कैन से, अगर आपको शॉर्ट नोट आ गया, राइट शॉर्ट नोट अमोनोटेलिज्म, तब आप क्या लिखेंगे, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, उसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं, ओके। तो एग्जांपल भी दिए है आपके पास, ओके। तो ये सिंपल डेफिनेशन आपका ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, ठीक है। या द प्रोसेस या मोड ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजन वेस्ट, उसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अमोनिया, जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों के। तो एक ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, साथ में फॉर्मूला भी लिखिए, ओके। या ऐसा बोल सकते हैं, द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच अमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए 2-3 ऑप्शन अभी आपको इसी पेज पे दिख रहा है आपको, ओके। एक डेफिनेशन सिंपल, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, या द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, या द मोड ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। और जो एनिमल, अभी जो एनिमल अमोनिया के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देता है, एनर्जी वेस्ट को निकालते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स, ओके। और फिर देखो एक और अल्टरनेट टर्म हम लोग अमोनोटेलिज्म के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके। तो अमोनोटेलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो कौन कौन से एनिमल्स जो है ये प्रोसेस या अमोनिया को अपने बॉडी से निकाल देते हैं, उनके लिए अमोनिया निकालना ज्यादा इजी है। तो जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स है वो है, बोनी एंड फ्रेश वाटर फिशेस, देन यू कैन सी जितने भी यू कैन सी लोअर
एक्वाटिक, लोअर मोस्ट एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं, ओके, जिसमें आपके 3 कैटेगरी के एनिमल्स होंगे। कौन कौन है उसमें? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड आपका टीनोफोरा। ओके, तो ये, तो उनके लिए अमोनिया को निकालना ज्यादा सूटेबल है। ओके, अंडरस्टूड। और फिर एम्फीबियंस होगा, एम्फीबियंस आर वेरी यू कैन सी यूनिक, क्योंकि उनके जो एडल्ट फॉर्म होता है वो यूरिया निकालते हैं, लेकिन उनके जो टैडपोल है, टैडपोल हो गया उनका लार्वा स्टेज, तो लार्वा स्टेज जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस करता है। ओके, तो दैट, ये जो पार्ट पॉइंट है इसको हम लोग आखिर में यू कैन सी इसको, इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं, क्योंकि जो नेचर है यानी कि अमोनोटेलिज्म जो है, कुछ एनिमल्स के लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग मैकेनिज्म से अपने वेस्ट को क्या है निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया शॉर्ट में। अगर हम अमोनोटेलिज्म की बात करेंगे अभी थोड़ा डिटेल में यू कैन सी देख सकते हैं भाई। ओके, फिर होगा टर्टल्स, प्रोटोजोअन्स एंड रोटिफर्स आल्सो। चलिए फीचर्स देखते हैं इन टेबुलर फॉर्म। ओके, इसमें एडिशनल पॉइंट आपको मिलेगा कि भाई अमोनिया को अगर निकालना है बॉडी से, ओके, तो एनिमल तो अमोनिया निकालना चाहता है, लेकिन अमोनिया को निकालने के कुछ कंडीशंस है भाई। तो फॉर्मेशन अमोनिया कैसे? तो अमोनिया इज द चीफ कैटाबोलाइट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो अमोनिया बनेगा ही बनेगा। और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जनरली लीवर में बनते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन, जिसको प्रीवियस डिस्कशन में हमने देखा। डीएमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ व्हाट? डीएमिनेशन फिर से लिख देता हूँ, इट इज अ रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप। ओके, इसको अमाइन ग्रुप कहते हैं, और इसी अमाइन ग्रुप से अमोनिया बन जाता है ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड, यानी कि बॉडी में अगर एक्सेस अमीनो एसिड आ गया है या ज्यादा प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ है तो अमोनिया बनेगा ही। ठीक है, फिर अमोनिया जो है उसको कितना, अमोनिया बनने में कितना एक्चुअली व्हाट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे भाई, यूरिया को बनाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में कितना एनर्जी लगता है। तो अमोनिया देखो एक स्टेप में बन गया भाई, आपका अमीनो एसिड में से आपको अमाइन ग्रुप निकाल देना है और उससे अमोनिया बन जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट रिक्वायर्स वेरी लेस, यानी कि कंपैरेटिवली अगर तीनों मोड को देखेंगे तो सबसे कम एनर्जी खर्च होता है, हेंस इट कंजर्व्स एनर्जी, यानी कि एटीपी कम यूज होता है। ओके, फिर अमोनिया जो है उसको इमीडिएटली तेजी से निकालना पड़ता है, क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड वेरी हार्मफुल टू बॉडी टिश्यूज, क्योंकि उसमें ब्लड बॉडी फ्लूइड्स अल्कलाइन हो सकते हैं एंड हेंस कैनॉट बी, ये आपका गिव रीजन आएगा अगर आपको थियरी में क्वेश्चन आ सकता है, हेंस कैनॉट बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर इवन शॉर्ट टाइम। अमोनिया को शॉर्ट टाइम के लिए भी बॉडी में रख नहीं सकते, जमा नहीं कर सकते। इसका मतलब अमोनिया बनने के साथ साथ उसको जितना जल्दी हो सके बॉडी से छू मंतर करना है। ओके, तो फिर एलिमिनेट कैसे किया जाएगा अमोनिया को? तो अमोनिया को डायरेक्ट, जनरली डायरेक्ट डिफ्यूजन से, यानी कि अगर स्किन एनिमल का पतला है, गिल्स जो है, ओके, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनी जो है इसमें बहुत ही कम होता है, या इट इज एक्चुअली रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सोल्यूशन, सिंपल वर्ड सोल्यूशन के फॉर्म में। ओके, उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको डिसॉल्व करेंगे, अगर अमोनिया को डिसॉल्व करना है तो देखिए कि लिखा हाउ मच वाटर विल बी नीडेड टू डिसॉल्व। 1 ग्राम अमोनिया को एक्चुअली डिसॉल्व करने के लिए 300 से 500 ml वाटर लगता है बच्चों। इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव अमोनिया इज वेरी लार्ज, इसके लिए वाटर कंजर्वेशन इज व्हाट वेरी लेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सिकेंसी आपका वाटर लॉस भी होगा, यानी कि अमोनिया को अगर एनिमल को निकालना है तो उसको पानी जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, एक्सेस पानी यूज करना पड़ेगा। इसके लिए ओनली दोज एनिमल्स विच आर एक्चुअली इन वाटर, विच लिव्स इन वाटर या ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, वही अमोनिया के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दोज एनिमल्स विच स्टे ऑन वॉट लैंड, या जो ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत ही कम या मॉडरेट होता है, तो दे विल नॉट प्रिफर टू रिमूव देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉट अमोनिया। इसके लिए वो फिर क्या करते हैं, अमोनिया को या तो यूरिया में, नहीं तो यूरिक एसिड, डिपेंड अपॉन उनके पास कितना वाटर अवेलेबल है, वो उसको निकाल देते हैं। फिर अमोनिया की सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसके लिए नेचुरली अमोनिया रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू गेट रिमूव्ड। ओके, तो किस में होता है भाई, अभी मैंने पहले पेज में भी देखा कि अमोनोटेलिक एनिमल्स, ओके, जो एनिमल्स अमोनिया के रूप में अपने वेस्ट को निकालते हैं उनको अमोनोटेलिक कहते हैं।
एक्वाटिक जैसे है इन्वर्टिब्रेट, जितना अभी मैं एग्जांपल बताया, स्पॉन्जेस हो गया, बोनी फिशेस हो गया, जेली फिशेस, सिलेंट्रेटा एक्वाटिक एम्फीबियंस, ओके उनके फिर फ्रेश वाटर फिशेस जो है, ओके फिर आपका टैडपोल, लार्वा ऑफ द फ्रॉग एक्सेट्रा, मतलब वो सारे एनिमल्स जिन जो ज़्यादा समय पानी में रहते हैं वो लोग एक्चुअली अमोनिया को अपने बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अमोनोटेलिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे एनर्जी जो है कंजर्व होता है, एंड इट इज सुटेबल। पहला है भाई, इट इज सुटेबल फॉर दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ओके एंड दे ड्रिंक वाटर, विच लिव इन वाटर एंड ड्रिंक, इसमें हम लोग सकते हैं एंड दे टेक अप, दे टेक, यू कैन सी मोर वाटर, वो ज़्यादा पानी अगर पीते हैं या ले सकते हैं उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। इट कंजर्व्स एनर्जी, सेकंड पॉइंट देखिए, कंजर्व्स एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होता है, बट देयर इज ग्रेटर लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ व्हाट वेस्ट एलिमिनेशन, जस्ट लाइक कि हमारा बॉडी ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी यू कैन सी रिलीज कर रहा है थ्रू रेस्पिरेशन, उससे अमोनिया जैसे ही प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी के जो आउटर सरफेस है या जो भी म्यूकस सरफेस है, थिन सरफेस है, उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से बाहर निकाल देते हैं, और जिनके पास किडनी है वो इन सिंपल सोल्यूशन के रूप में अमोनिया को क्या है बाहर निकाल देते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरियोटेलिज्म। फिर से बताया कि जो एनिमल्स अमोनिया को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते उसका कारण है कि दे डोंट हैव सफिशिएंट वाटर इन देयर बॉडी और दे आर स्टेइंग ऑन लैंड, ओके क्योंकि अगर अमोनिया को निकालना है तो बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, कंटेनर से पानी पीना पड़ेगा, तब फिर अल्टरनेटिव क्या है, तो कुछ एनिमल्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, अमोनिया बनेगा जरूर बनेगा लेकिन फिर उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देना है इनटू यूरिया, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं यूरियोटेलिज्म, ओके यानी कि द प्रोसेस इन विच द मेन नाइट्रोजन बेस जो है वो है यूरिया, ओके तो ऐसे एनिमल्स को यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। और फिर देखो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूरियोटेलिक, यू कैन सी मोड ऑफ व्हाट एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, ओके तो जनरली जितने भी लैंड एनिमल्स हैं या जो लैंड और पानी दोनों में रहते हैं, ओके तो वो यूरिया के रूप में अपने वेस्ट को निकालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, उसका फॉर्मूला भी देखो दिया हुआ है बच्चों, ओके फॉर्मूला इज गिवन, तो आपका मतलब CO के दोनों साइड पे आपका दो अमाइन ग्रुप को जोड़ा गया है, ओके लाइक दिस। तो मैंने पहले बताया कि अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल है, यूरिया कैसे बनता है, यूरिया इज ए सॉल्ट है ना, और देखो अगर आपको मालूम भी होगा इंडस्ट्री में से यूरिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अमोनिया गैस लेते हैं और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ा जाता है अंडर वेरी हाई प्रेशर, उससे यूरिया बन जाता है, यूरिया इज अ फर्टिलाइजर आल्सो, ओके तो द मोड ऑफ एक्सक्रीशन व्हेन यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, उसको हम लोग यूरियोटेलिज्म कह सकते हैं, और जिस एनिमल के पास ये मैकेनिज्म होता है उसको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहेंगे, ओके तो बी केयरफुल विद द टर्मिनोलॉजी, ओके फिर तो many land vertebrates, adult amphibians, mammals, such aquatic animals which cannot afford to lose much water, जो मैंने बोला, ओके एंड जैसे इलास्मोब्रांक्स फीचर, इलास्मोब्रांक यू कैन सी, मैं आपको बता देता हूँ, यही होते हैं कार्टिलेज वाले फिशेस, कार्टिलेज वाले फिश को इलास्मोब्रांक कहते हैं, और बोनी फिशेस को यू कैन सी टिलियोट्स कहते हैं, ओके तो मराइन बोनी फिशेस, एडल्ट यू कैन सी फ्रॉग्स, देन अर्थवर्म, निमेटोड्स, मतलब आपका जो वर्म यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट्स, लैंड इन्वर्टिब्रेट्स जो है लैंड पे रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स, ओके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, उसमें से भी ज़्यादा करके लोग जो है जो बंदे हैं वो यूरिया के रूप में अपने वेस्ट को निकालना प्रेफर करते हैं, ठीक है चलो अभी फीचर्स को देखेंगे, ओके इन डिटेल में। तो यूरिया ही क्यों, देखो तो अभी यूरिया बनता कहाँ पे, ये भी लीवर में ही बनता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से साथ पहले कंबाइन किया जाता है, ओके किसको, अमोनिया को, ओके तो सबसे पहले अमोनिया को यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करते हैं और फिर एक साइक्लिक जर्नी से पास किया जाता है जिसके एक प्रोडक्ट के रूप में यूरिया प्रोड्यूस हो जाता है, ओके और इस प्रोसेस में देखो एक ऑर्निथिन और यूरिया एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, इसके लिए इसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, और ये साइक्लिक प्रोसेस जो है यानी कि ऑर्निथिन जो है इसको रीजनरेट करने के चक्कर में यूरिया तैयार हो जाता है, ओके तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अभी देखिए अमोनिया को तो बन गया,
अमोनिया को अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ऑर्निथिन साइकिल से गुजार के यूरिया बनाना, तो अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ यूरिया रिक्वायर्स मोर एनर्जी, मोर देन, हाँ, तो मॉडरेट एनर्जी का मतलब यहाँ पे हो गया, तो मोर देन आपका, मोर देन अमोनोटेलिज्म, ओके, यानी कि अमोनिया बनाने में जितना एनर्जी लगता है उससे ज्यादा, बट लेस देन आपका वर्ड यूरिकोटेलिज्म, यानी कि यूरिक एसिड बनाने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब है यूरिया को जो है मॉडरेट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओके। तो इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन इज व्हाट, लेसर, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो कंजर्वेशन कम हो गया, ओके। तो यूरिया का नेचर देखो, इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया, इट इज लेस टॉक्सिक, लेस हार्मफुल टू बॉडी टिश्यूज, हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो हेंस इट कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर यूरिया बॉडी में आ गया, ओके, लॉन्ग टाइम में क्या होगा, लॉन्ग टाइम में सूजन आ जाता है, उसको कहते हैं इडीमा। इडीमा कैन ऑकर अगर यूरिया आपके बॉडी में ज्यादा समय तक जमा हो गया, क्योंकि वो सॉल्ट है, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो किस फॉर्म में यूरिया को निकाला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जिसको कहते हैं यूरिन। अब ये डाइल्यूट कब होगा, अगर एक एनिमल ज्यादा पानी पी सकता है, अगर वो ज्यादा पानी कैसे, अगर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है तो जनरली डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर लैंड में है और फिर समर सीजन है या एक ऐसी वो ऐसे इन्वायरमेंट रहा जहाँ पे पानी कम है, तो फिर यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो। इवन हमारा बॉडी, तो हमारा बॉडी भी देखो यूरिन प्रोड्यूस करता है, और आपने देखा होगा यूरिन का कलर डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लूइड इनटेक, आप कितना पानी पीते हो उसके हिसाब से चेंज होता है। पानी कम पियोगे तो यूरिन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मतलब यूलिश ज़्यादा होता है, और अगर आपने पानी ज़्यादा पिया होगा तो यूरिन एकदम वाटर की तरह कैसे क्लियर दिखता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि कितना पानी जो है बॉडी में अवेलेबल है, और फिर अमाउंट ऑफ वाटर जो लगता है वो भी कम लगता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। 1 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 ml वाटर लगता है। इसका मतलब यहाँ पे पानी कंजर्व हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन इज ऑल्सो मॉडरेट, ओके। इसका मतलब इट इज, यू कैन सी व्हाट, वाटर कंजर्वेशन इज मोर देन अमोनिया, बट लेस देन यूरिक एसिड। अब हम लोग यूरिक एसिड का जब पढ़ेंगे तब आप क्लियर होगा, लेस देन व्हाट, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को एकदम कम पानी की जरूरत पड़ती है, ओके। इसका मतलब वाटर कंजर्वेशन अगर तीनों से कंपेयर करेंगे तो इट इज मॉडरेट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूरिया जो है इट इज फेयरली सॉल्युबल, क्योंकि आपका जो अमोनिया वो तो हाईली सॉल्युबल है। तो ओके, किस में होता है देखो, यूरिटेलिक एनिमल्स जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक मैमल्स, इसमें ह्यूमंस भी आएंगे भाई, हम लोग भी हैं, ओके। फिर एम्फीबियस एनिमल लाइक फ्रॉग, टर्टल्स, ओके, टोटोइज हो गया। फिर आपका मराइन कार्डिन फिशेस, जिसको इलास्मोब्रैंक कहते हैं, एक्वाटिक मैमल्स, वो सब जनरली यूरिया के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। और फिर सिग्निफिकेंस क्या है, पहला है इट इज सुटेबल फॉर दोज एनिमल विच कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर, तो जो एनिमल्स को वाटर लूज नहीं करना है, ओके, और या वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे पानी मॉडरेट है, तो वो लोग यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, मॉडरेट वाटर लॉस होता है, लेसर एनर्जी कंजर्वेशन होता है इधर, ओके, यानी कि पानी का लॉस मीडियम है और एनर्जी कंजर्वेशन भी क्या है, मीडियम है, ठीक है। दिस इज अबाउट, यू कैन सी व्हाट, यूरियोटेलिज्म। अब देखते हैं, ये है ऑर्निथिंग साइकिल। तो स्टार्ट शॉर्ट में हम लोग ये देखते थे कैसे आपका यूरिया बनता है, कौन से स्टेप में यूरिया बनता है। तो सबसे पहले अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाता है, यानी कि जो अमोनिया बनता है बाय डीएमिनेशन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं और बनता है कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, ओके। तो यहाँ पे देखो एटीपी खर्च होता है, एटीपी यहाँ पे यूज होता है, ओके, और उसका AMP तैयार हो जाता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा, और फिर ये एंटर करता है, इट एंटर्स इनटू ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल में एंटर करता है, जिसमें सबसे पहले क्या है, ऑर्निथिन जो है इट इज अ मॉडिफाइड अमोनो एसिड, उसके साथ नेचुरली कार्बोमाइल फॉस्फेट ऐड होने की वजह से बनता है सिट्रुलिन, और ये सिट्रुलिन इज कन्वर्टेड टू आर्जिनोसक्सिनेट, क्योंकि इस प्रोसेस में एस्पार्टिक एसिड जो है फुमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ओके, और सक्सिनिक एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है। और इसमें आर्जिनिन, यू कैन सी व्हाट मॉलिक्यूल, तो इस आर्जिनिन सक्सिनेट में से आर्जिनिन तैयार होता है। आर्जिनिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड,
और इस आर्जिनिन में से फिर अल्टीमेटली यूरिया सेपरेट होता है और यूरिया सेपरेट होने के बाद इसको फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है और फिर से ऑर्निथिन रीजनरेट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्निथिन जो मॉलिक्यूल है वो बार बार क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। ओके, तो ऑर्निथिन के प्रोडक्शन के साथ साथ यूरिया का जनरेशन होता है, इसके लिए इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं या ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो ग्रुप मैकेनिज्म है थर्ड, वो है आपका यूरिकोटेलिज्म। ओके, तो यूरिकोटेलिज्म सिंपली मींस कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, तो उसी को हम लोग यूरिकोटेलिक मोड भी कहेंगे। ओके, मोड ऑफ व्हाट, एक्सक्रीशन, यानी कि जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट है वो आपका है यूरिक एसिड। सिंपल। ओके, द प्रोसेस रिमूवल ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, so C5H4O3N4. okay, या the mode of excretion when uric acid is the chief uric acid। देखो ये तीनों डेफिनेशन में आपको खाली देखो जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट है उसका नाम अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो मैकेनिज्म का जो नाम होगा चेंज होगा। अगर यूरिक एसिड की जगह पे मैंने यूरिया लिखा तो यूरियोटेलिज्म होता, और अगर अमोनिया लिखा होता तो अमोनोटेलिज्म होता है। सिंपल है। ओके, अंडरस्टूड। बस ये स्टैंडर्ड वैकेंसी वर्ड स्टेटमेंट है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ओके, फिर जो एनिमल्स नेचुरली अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी यहाँ पे अमोनिया हो गया, इधर कट कर देता हूँ भाई, इट शुड बी यूरिक एसिड। ओके, तो कॉपी पेस्ट करने की वजह से ऐसा हो गया। ओके, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स तो किस में एग्जाम्पल कौन से एनिमल्स में जनरली होता है, तो ऐसे एनिमल जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ड्राई एंड हॉट कंडीशन में, जब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे लैंड गैस्ट्रोपोड्स, स्नेल्स हो गया, मोस्ट इंसेक्ट, ज्यादा करके इंसेक्ट, लैंड रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, बर्ड्स। अभी बोलोगे सर बर्ड्स, एक्चुअली बर्ड्स को अपना वजन क्या करना है, कम रखना है। अंडरस्टूड। तो उसकी वजह से नेचुरली यू कैन सी वो वाटर एक्चुअली कम पीते हैं, तो इसके लिए वाटर को उनको लॉस भी थोड़ा सा कैसे कम करना पड़ता है, और जो फीकल वेस्ट मैटर होता है वो भी एकदम पेस्ट की तरह या कैसे सॉलिड फॉर्म में उनको रिलीज करना पड़ता है। ओके, फिर कंगारू रैट जो मैमल है, और आपको मालूम होगा कंगारू रैट आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा, जो जनरली कैन सी व्हाट अपना जिंदगी भर पानी नहीं पीता है और वो खाली सीड्स खाता है, तो सीड्स में जो पानी होता है उसी से वो अपना क्या है सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर पाता है। तो इसके लिए नेचुरली वो ये चाहेगा कि नेचुरली पहले से बॉडी में कम वाटर आ रहा है डायरेक्टली। ओके, और जो भी आ रहा है उसको बॉडी में कंजर्व करना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। तो इसका मतलब है वाटर कंजर्वेशन, यानी कि यूरिक एसिड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जिन एनिमल्स को अपने बॉडी के वाटर को बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है या मिनिमल वैकेंसी लॉस करना है, वो यूरिक एसिड के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। वही भी होता है अगर आपका बॉडी भी कंटिन्यूसली कम पानी पिएगा तो अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी एक्चुअली इंक्रीज होता है, और ज़्यादा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वाला डाइट भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो यूरिक एसिड फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ओके, चलिए अभी फीचर्स देखते हैं। ओके, तो यूरिक एसिड मेनली कैसे बनता है, एक तो नेचुरली प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन होता है, अगर हद से ज़्यादा प्रोटीन अगर तैयार किया उस प्रोटीन में से अमोनिया बनेगा, अमोनिया का एक पार्ट यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्सेस यूरिया अगर रहेगा उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादा करके यूरिक एसिड जो है फिर नॉर्मली किससे बनता है, बाय आपका न्यूक्लिक एसिड के कैटाबोलिज्म से, स्पेशली एडेनिन और ग्वानिन, इन दो जो नाइट्रोजन वेस्ट है इनके कैटाबोलिज्म से जनरली यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। ओके, तो यूरिक एसिड इज ए कैटाबोलाइट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड इज फॉर्म्ड इन लीवर। देखो तीनों के तीनों वेस्ट जो है लीवर में बनते हैं, तो इट इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ यूरिया या आपका न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि प्रोटीन अगर कैटाबोलाइज हो रहा है तो प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से अमोनिया बनेगा, फिर उससे यूरिया बनने के बाद यूरिक एसिड उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसके लिए जो पाथवे की जरूरत पड़ती है, जिस पाथवे से ये होता है, इस पाथवे को कहते हैं आइनोसिनिक एसिड पाथवे। ओके, तो हम लोग चार्ट से देखने वाले हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड में मैक्सिमम बहुत, क्योंकि देखो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ गया अभी। ओके, इसके लिए इसका जो एनर्जी कंजर्वेशन है सबसे कम है, यानी कि दोनों से अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर एटीपी इज रिक्वायर्ड हियर। ओके, और यूरिक एसिड का फिर फायदा क्या है, ये लीस्ट टॉक्सिक है, तो इसके लिए इट इज लीस्ट हार्मफुल टू बॉडी टिश्यूज,
और साथ में देखिए अभी नेक्स्ट 6 पॉइंट अगर देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज इनसॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसके लिए यूरिक एसिड की वजह से बॉडी को ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी की वजह से बॉडी को ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होता है। ओके, जैसे यूरिया सॉल्युबल, इसके लिए एक्सेस यूरिया अगर ज़्यादा समय तक रहे तो उससे बॉडी को ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन यूरिक एसिड अगर आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो उससे जनरली मेटाबॉलिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यूरिक एसिड अगर एक्सेस हो गया इनसॉल्युबल की वजह से, उसके क्रिस्टल्स बनते हैं और ये क्रिस्टल, एक्सेस क्रिस्टल्स जो है वो फिर हार्मफुल होने लगते हैं। ओके, अंडरस्टूड। और ये हार्मफुल जो आपके यूरिक एसिड है, ये फिर आपके बॉडी टिश्यूज में साथ में जमा होता है, जॉइंट्स में जमा होता है, जिससे आर्थराइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए हाथ से, क्योंकि ह्यूमन में नेचुरली यूरिक एसिड इसके लिए तैयार नहीं किया जाता है। ओके, तो जिस एनिमल को एक्चुअली पानी को एकदम प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, तो वो लोग यूरिक एसिड के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम। और कुछ एनिमल्स में तो ये परमानेंटली बॉडी में जमा करके रखा जाता है, स्पेशली इंसेक्ट्स। ओके, जो एक प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, यानी कि जो भी यूरिक एसिड बनता है उसको उनके जो आउटरमोस्ट शेल है या एक्सोस्केलेटन है उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, ताकि एक एडिशनल क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। ओके, और अगर उनका एक्सोस्केलेटन एक्चुअली एक्टाइसिस की वजह से, मोल्टिंग में से निकल जाता है, तो यूरिक एसिड भी उसके साथ क्या है, रिमूव हो जाता है। तो किस तरफ एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से, तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट, अगर वाटर है, वाटर को अगर निकाला जा रहा है तो फिर अल्टीमेटली पेस्ट के रूप में होगा। ओके, टूथपेस्ट। ओके, और या तो ड्राई पाउडर या पैलेट्स के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में। ओके, अनस्टोर्ड पार्टिकल्स के रूप में। पैलेट्स हो गया स्मॉल, यू कैन सी व्हाट पार्टिकल्स, स्मॉल सॉलिड, यू कैन सी बोल सकते हैं स्मूथ, राउंडिश, राउंडेड या ओवल, यू कैन सी व्हाट, अगर पार्टिकल्स तैयार होते हैं, ओके, उसको पैलेट्स कहते हैं। और फिर यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी बहुत कम होता है। 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए खाली 5 to 10 ml वाटर ही लगता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज 100% तो ड्राई नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर होगा ही होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर 10 ml के आसपास है तो सॉलिड पेस्ट के रूप में होगा, और 5 ml के पास है तो ड्राई पैलेट्स के रूप में रिलीज होता है। तो इसके लिए वाटर कंजर्वेशन इज व्हाट मैक्सिमम। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन सी, आपका फीचर है, एडवांटेज है ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। ओके, फिर तो यूरिकोटाइलिस एनिमल जनरली ज़्यादा करके इंसेक्ट, मोस्ट इंसेक्ट्स में रेप्टाइल्स, आपके लैंड स्नेल, जमीन पे रहने वाले जो स्नेल्स है, और देखो एक्वेटिक वाले जो है वो यूरिया के रूप में अपने वेस्ट को निकालते हैं। बर्ड्स जो है वो भी नेचुरली, ओके, जो मैंने पहले बताया, उनको अपने बॉडी में एक्चुअली सिंस दे कैन सी डोंट ईट, दो ड्रिंक वाटर, दे डोंट हैव, यू कैन सी, ड्रिंकिंग एबिलिटी एक्चुअली, इसके लिए जो भी वो पानी पीते हैं वो उनके फूड से, जो फूड सीड्स वगैरह खाते हैं उसी से जो पानी मिलता है वो ले पाते हैं। ओके, तो इसके लिए उनको भी वाटर कंजर्वेशन करना पड़ता है। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है अभी, एडाप्टेशन फॉर एनिमल्स फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ऐसे एनिमल जो डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं या पानी नहीं पी पाते हैं, या बहुत ही कम पानी कैसे उनके बॉडी में आता है थ्रू फूड, तो उनके लिए यूरिक एसिड विल बी, यू कैन सी, द बेटर चॉइस। एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए, जैसे एक एग्जांपल है आपका कंगारू रैट, कंगारू रैट। ओके, तो उसके लिए यूरिक एसिड निकालना ज़्यादा फायदेमंद है। एनर्जी कंजर्वेशन इसमें बहुत कम होता है। ओके, लेकिन इट हेल्प्स टू कंजर्व वाटर, यानी कि वही बोला, वाटर कंजर्वेशन इज व्हाट मैक्सिमम। ओके, और ये सबसे अच्छा एडवांटेज एनिमल के लिए वही है कि पानी बहुत कम लॉस होता है बॉडी में। चलिए, अब ये है आइनोसिनिक एसिड पाथवे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओके, तो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे नेचुरली को न्यूक्लियोटाइड्स तैयार होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। अभी न्यूक्लियोटाइड्स में देखो आपका जीएमपी, मतलब आपका जिसमें ग्वानिन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, मोनोफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड है, अब या तो ये आरएनए का होगा या डीएनए का होगा या एएमपी। एएमपी में ए का मतलब है, खाली ए का बताता हूँ, ए का मतलब होता है एडिनोसिन, आपको एटीपी भी मालूम होगा, एएमपी। ओके, क्योंकि आरएमपी मतलब इसी से एटीपी बनता है। ओके, अंडरस्टूड। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी शुरुआत एएमपी से होता है, एएमपी में फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडीपी बनता है, फिर उसमें एक और फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बनता है। तो जीएमपी को देखो अभी ब्रेक डाउन करते हैं न्यूक्लियोटिडेज जो एंजाइम है, उससे क्या होगा,
उसका ग्वानोसिन पार्ट यू कैन सी व्हाट रिमूव हो जाता है, मतलब फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पे भी ऐसा एएमपी में से फॉस्फेट निकाल देते हैं तो खाली एडेनोसिन पार्ट बचेगा। फिर एडेनोसिन पार्ट जो है, ओके, और यहाँ पे पहले ग्वानोसिन का देखते हैं। तो ग्वानोसिन जो है उसमें से फिर निकाल दिया जाता है आपका व्हाट, आपका शुगर वाला पार्ट, पेंटोज शुगर निकाल देते हैं तो बचता है खाली ग्वानिन। ग्वानिन इज, आपको मालूम है, दिस इज द प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस। और इस प्यूरिन बेस में एंजाइम ऐड करता है ग्वानिन डाइअमीनेज, उससे बनता है xanthine, और फिर xanthine को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ओके, इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं और बन जाता है आपका व्हाट, फाइनली यूरिक एसिड। यानी कि ये हो गया, ये जो पाथवे दिख रहा है ये आपका ग्वानिन का पाथवे। और अगर एडेनोसिन को मेटाबोलाइज कर रहे हैं तो एडेनोसिन से इनोसिन बनता है, इनोसाइन बोलिए। फिर उसका भी अल्टीमेटली क्या है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उससे आपका देखो, इससे आपका शुगर मॉलिक्यूल जो पेंटोज शुगर यहाँ पे निकाला जाता है। ओके, पेंटोज शुगर निकाला जाता है जिससे हाइपोजैंथिन बनता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है जिससे xanthine बनता है। ओके, और xanthine को ऑक्सीजन ऐड करके उसमें यूरिक एसिड तैयार होता है। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन भी खर्च हो रहा है और एटीपी भी यहाँ पे खर्च होगा, एनर्जी भी यहाँ पे खर्च होता है इन दिस प्रोसेस। इसके लिए दिस इज हाईली यू कैन सी, है ना, एनर्जी यू कैन सी व्हाट कंज्यूमिंग आपका प्रोसेस। ओके, इसके लिए और करना ही है क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है। और इसमें मैंने आपको बोला कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, xanthine जो बन रहा है, देखो इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका xanthine है, वो यूरिक एसिड के साथ साथ कभी कभी वो xanthine के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये है समराइजेशन। ओके, तो पूरा प्रोसेस जो हमने देखा तीनों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, तो ये आपके एक सेल्फ स्टडी के लिए है। इसमें पहला पॉइंट है मेन नाइट्रोजन बेस, शॉर्ट में लिखना है अमोनिया, तो पहले का अमोनिया, इधर है यूरिया, इधर है यूरिक एसिड। इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हो, है ना, क्या ऐड कर सकते हो उसमें, इस टेबल में आप खाली पहला, मतलब पहला पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसका डेफिनेशन, add the definition of each process in the beginning। उसके बाद में फॉर्मेशन लीवर को शॉर्ट में, तो अमोनिया कैसे बनता है, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। फिर यूरियोटेलिज्म में आपका यूरिया कैसे बनता है, ऑर्निथिन साइकिल से। यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड बनता है आपका आइनोसिनिक एसिड पाथवे से, है ना। तो टॉक्सिसिटी लेवल, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, यूरिया जो है कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, या नॉन टॉक्सिक है, लीस्ट भी लिख सकते हैं, या एक ऐसी नॉन टॉक्सिक भी लिख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, अमोनिया हाईली सॉल्युबल है, यूरिया फेयरली सॉल्युबल है, यूरिक एसिड इनसॉल्युबल है, बोलते जाइए बच्चों। फिर रिटेंशन ऑफ बॉडी, कितने समय तक ये आपके बॉडी में रख सकते हैं, अमोनिया ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, यूरिया लॉन्गर टाइम। ओके, एंड यूरिकोटेलिज्म में जो यूरिया बनता है वेरी लॉन्ग टाइम तक आप इसको बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। एक्सक्रीशन रेट, मतलब बॉडी कितना जल्दी यू कैन सी वेस्ट को निकाल रहे हैं, तो अमोनिया का एक्सक्रीशन रेट बहुत फास्ट होता है, जस्ट लाइक वी आर ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह यूरिया को रिमूव करने के लिए जो रेट होता है स्लो होता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे ब्लड में से या बॉडी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, थोड़ा स्टोर करने के बाद निकाला जाता है। और यूरिकोटेलिज्म को नेचुरली ज़्यादा टाइम लगता है रिमूव करने के लिए। ओके, क्योंकि ज़्यादा समय तक बॉडी में स्टोर रहता है। किस फॉर्म में, देखो डाइल्यूट फॉर्म में, वेरी डाइल्यूट यूरिन के रूप में, या डायरेक्ट डिफ्यूजन से वो निकल देते हैं। तो यूरिया में या तो डाइल्यूट, हाँ इधर लिखना पड़ेगा डाइल्यूट, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डिपेंड करता है कि एनिमल के पास कितना पानी अवेलेबल था। और यूरिकोटेलिज्म में थिक पेस्ट, ओके, थिक यू कैन सी व्हाट, पेस्ट के रूप में या सॉलिड पैलेट के रूप में। फिर अमाउंट ऑफ वाटर पर ग्राम वो भी दिया है, 300 to 500 अमोनिया, 50 ml फॉर यूरिया, एंड 5 to 10 ml फॉर व्हाट, यूरिक एसिड। इसमें एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसमें आप फॉर्मूला, यहाँ पे ब्रैकेट अगर मैं डाल रहा हूँ तो हर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख दीजिए, है ना, फॉर्मूला। तो ऐड फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐड फॉर्मूला, एक फॉर्मूला का एक पॉइंट भी आप बना सकते हो अमोनिया का। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 है, लिख दिया। और यूरिया का है CO, उसके दोनों साइड पे आपका बोर्ड 2 अमाइन ग्रुप डाल दिया, है ना। और यूरिक एसिड का लिख दिया उतना की। फिर एनर्जी कंजर्वेशन, अभी देखो यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है, एनर्जी कंजर्वेशन की जगह पे आपको हो सकता है एक्सपेंडिचर पूछे, तो टर्म अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि खर्च करना मतलब एक्सपेंड करना, कंजर्व करना मतलब आपका सेव करना। तो मैं वो पॉइंट भी लिख दूंगा, जैसे अभी अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा होती है। ओके,
मतलब इधर को मैं इसको ब्रैकेट में एक्सपेंडिचर लिखता तो फिर टर्म यहाँ पे आ जाता मिनिमम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यूरिया जो है वो मॉडरेट है, ओके अंडरस्टूड। और यूरिक को टेलिज्म में जो यूरिक एसिड बनता है उसके लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है फिर मैक्सिमम। अगर एक्सपेंडिचर वर्ड इसके लिए जो लाल से लिख रहा हूँ उसका कॉरस्पॉन्डिंग एजेंसी टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वाटर कंजर्वेशन अगर देखा जाए तो अमोनिया में मिनिमम है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी रिलीज हो रहा है। यूरिया में आपका मॉडरेट है, यूरिक एसिड में मैक्सिमम कंजर्वेशन है। तो उसकी जगह पे अगर आपको पॉइंट पूछा गया भाई एक्सपेंडिचर बताओ, तब हो जाएगा अमोनिया के लिए नेचुरली एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है, यूरिया के लिए आपका मॉडरेट है। और मैंने बोला मॉडरेट मतलब ऐसे बोल सकते हैं लेस देन अमोनिया एंड मोर देन यू कैन सी यूरिक एसिड, ऐसा। और आपका यूरिकोटेलिज्म में जो है वो है मिनिमम यू कैन सी। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप इसको यू कैन सी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। और एनिमल्स को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक, यहाँ पे यूरोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, और आपको सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। क्योंकि देखो आपको जब डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है बच्चों, तो उसमें या तो आपको पूछा जाएगा कि डिस्टिंग्विश करो कितने पॉइंट है, मार्क्स के हिसाब से आपको पूछा जाएगा, ओके। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट है, 3 मार्क्स के लिए आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क्स के लिए आपको 8 पॉइंट लिख ले। कभी कभी दे विल आस्क द स्पेसिफिक वैकेंसी पॉइंट्स कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अमोनोटेलिज्म एंड यूरोटेलिज्म बेस्ड ऑन द गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट में एक्चुअली ये जो 9th और 10th पॉइंट है इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, आई थिंक दिस टेबल विल बी हेल्पफुल। तो ये समराइज कर दिया हमने, ओके। चलिए अब देखते हैं इन तीनों के अलावा और कोई दूसरे मोड्स है क्या। यस, मैंने पहले बताया था। तो कुछ एनिमल्स जो है डायरेक्टली अमीनो एसिड के रूप में अपने वेस्ट को बॉडी से निकाल देते हैं, डायरेक्ट, यानी कि जो एक्सेस अमीनो एसिड होता है उसको डायरेक्टली निकाल देते हैं। जो प्रोटीन डाइजेशन से भी तैयार होता है और जो वो ब्लड में बॉडी में चला जाता है तो उसको फिर वापस एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया जाता है। तो जनरली कुछ इन्वर्टिब्रेट्स लाइक कुछ मुल्क का, ये देखो यूनियो, दिस इज यूनियो। फिर आपका एक एन सी वार्ड आपका स्टारफिश, ओके, जो है वो डायरेक्टली एक्सेस अमीनो एसिड को निकाल देते हैं। तो इसके लिए उनको कहते हैं अमीनोटेलिक। बी केयरफुल नीट वाले बच्चों, बी केयरफुल। अमोनोटेलिक और अमीनोटेलिक में फर्क है। अमीनोटेलिक मतलब अमीनो एसिड रिमूव किया जा रहा है, और फिर ग्वेनोटेलिज्म जो उसको मैंने पहले भी देखा कि यहाँ पे ग्वेनिन जो है, ओके, तो ये ग्वेनिन या तो आपका डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड के कैटाबोलिज्म से बनता है या आपका कैसे यूरिया से उसको तैयार किया जाता है एज एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, ओके। तो इसमें है एरेक्निड्स जिसमें आपके आता है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन फैमिली, और फिर पेंगुइन्स, ये अपने वेस्ट को जनरली ग्वानिन के रूप में निकाल देते हैं, ओके। तो पहला तो बंदा आपको मालूम है स्पाइडर, तो ये पहला स्पाइडर है, दूसरा आपका स्कॉर्पियन, और तीसरा बंदा आपका व्हाट, पेंगुइन, ओके। और फिर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे है जो नीट लेवल के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपसे पूछ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स जैसे स्टेटमेंट आते हैं। तो देयर इज नो क्लियर को रिलेशनशिप बिटवीन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द मेजर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन। यानी कि इवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई शुरुआत के कुछ एनिमल्स अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में कुछ एनिमल्स यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में कुछ यूरिक एसिड, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली है ना, यानी कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन मोड टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, हाउ मच वाटर एक एनिमल जो है वो कंज्यूम करता है या उसके बॉडी में वो ले सकता है ताकि वो अपने वेस्ट को निकाल सके, ओके। तो बट उसका हैबिटेट यानी कि एनिमल, तो अल्टीमेटली मोड ऑफ एक्सक्रीशन डिपेंड्स ऑन, मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इसका हैबिटेट पे डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ओके। तो फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कि पहले भी डिस्कस किया था मैंने कि एम्फीबियंस में एक्चुअली देखो टैडपोल ऑफ जो फ्रॉग है, मतलब लार्वा फ्रॉग का जो अर्ली डेवलपिंग स्टेज है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है क्योंकि वो मेनली पानी में रहता है, ओके। लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग है मोस्टली क्या होते हैं, यूरिकोटेलिज्म, क्योंकि वो यू कैन सी स्टे ऑन व्हाट, लैंड, आल्सो स्टे ऑन लैंड, ओके, प्लस वाटर। लेकिन जो आपका टैडपोल है, टैडपोल स्टेज ओनली इन वाटर, ओनली इन वाटर। यानी कि जब एम्फीबियन का स्टेज वाटर में डेवलप होता है तो वो अमोनिया के रूप में अपने वेस्ट को निकालते हैं, लेकिन जब वो लैंड पे आने लायक हो जाते तो वो यूरिया के रूप में अपने वेस्ट को निकाल देते, ओके। तो सम टेरेस्ट्रियल टर्टल देखो वो यूरिक एसिड, अब देखो टेरेस्ट्रियल टर्टल जो है वो यूरिक एसिड
प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा करके यू कैन सी टर्टल्स या तो यूरिया नहीं तो अमोनिया के रूप में, यानी कि टर्टल्स में ही देखो, खाली टर्टल्स में ही तीनों मोड पाए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो टर्टल जो है वो किस इन्वायरमेंट में रहता है, कितना पानी यू कैन सी वॉट वो ले सकता है। अगर वो ज़्यादा समय ज़मीन पे रहेगा तो नेचुरली यूरिया या यू कैन सी आपका यूरिक एसिड में के रूप में अपने वेस्ट को निकालोगे। अगर हमेशा पानी में रहेगा तो अल्टीमेटली क्या है, वो अमोनिया के रूप में अपने वेस्ट को निकाल सकता है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फैक्टर है ना, बोल सकते हैं तो फैक्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ओके, डिसाइडिंग मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ऐसा भी आ सकता है, इज द हैबिटेट। और इस हैबिटेट से सबसे इंपॉर्टेंट है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितना अवेलेबल है। ओके, चलिए ओके बच्चों, तो इस तरह आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक। टिल दैट यू कैन सी बाय बाय एंड यू कैन सी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को बच्चों, एंड ओके बाकी दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बातें हम लोग डिस्कस करते हैं दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर नीट प्रिपरेशन। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।